ठीक है। तो हम जो लिखते हैं dx/dt है ना, ये dx/dt क्या चीज होता है? देखो फिर से समझो, dx/dt x पोजीशन है कि नहीं है, और ये पोजीशन किसका है? मास का है ना। तो हमको मास का पोजीशन चाहिए, तब ना उसमें वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो हम क्या माने, मास को यहाँ पॉइंट मान लिए, पर यहाँ तो ऐसा नहीं है ना। तो उस मास का एक्सेलरेशन या वेलोसिटी निकालने के लिए हमको उस मास का पोजीशन चाहिए होगा, इसलिए हमको यहाँ मजबूरन COM निकालना पड़ता है। और समराइज कर दीजिए, और वापस समराइज कर दीजिए CM पे। हम बोले कि कॉमन एक्सेलरेशन नहीं हो सकता जब तक कि ऑब्जेक्ट का पूरा मास या फिर ऑब्जेक्ट के पास सेम ही ना हो, तब तक उसका कॉमन एक्सेलरेशन नहीं हो सकता। CM निकालना मजबूरी है। मजबूरी है, यस एग्जैक्टली मजबूरी है, क्योंकि न्यूटोनियन कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं है। तो मतलब CM निकालने का लेकिन स्पेसिफिक फायदा हुआ नहीं। स्पेसिफिक फायदा नहीं हुआ, पर CM बिल्कुल उसी तरह है कि जैसे हाँ, जैसे मान ले जाए आप रोटी खा रहे थे फिर घी लगा के रोटी खाए, तो थोड़ा सा न्यूट्रिशियस हुआ वो, बस ये यही ज्यादा फर्क है। अच्छा, और अगर एग्जैक्ट रियलिटी जानना चाहते हो तो तुम देखो यहाँ पे COM तो बोल भी दिया कि चलो मास है उसका कॉमन एक्सेलरेशन निकलेगा, पर जब तुम उसको और मास को जब छोटा कर दोगे तो पहले यही कहानी हो जाएगा कि अगर पॉइंट मास है तो वो तो पार्टिकल ही नहीं रहा, तो उसमें तो वेव लाइक प्रॉपर्टी भी शो करना चाहिए। और बाद में जब हम लोग आगे पढ़े तो हम देखें कि मैटर वेव में सिंगल पार्टिकल नेचर होता ही नहीं, सब में वेव भी है ना। तो कोई एक इक्वेशन इसको करेक्टली कैसे एक्सप्लेन कर सकता है? सारे इंफॉर्मेशन दे ही नहीं सकता इसके बारे में। ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि अनुज एक स्टूडेंट है, तो हम उस वक्त कहेंगे कि अनुज का एक कैरेक्टर हम एक्सप्लेन किए, बात बाकी किए कि अच्छा क्रिकेटर है, अच्छा खाता है, चाहे अच्छा पीता है, चाहे कुछ भी हो, एक ही कैरेक्टर हम एक्सप्लेन किया ना, बात बाकी तो एक्सप्लेन नहीं कर सके। उसी तरह अगर आप F=ma कहते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के सिर्फ कॉमन एक्सेलरेशन के बारे में आप एक्सप्लेन कर रहे हो, बात बाकी कुछ नहीं। तो चूंकि इस ऑब्जेक्ट का हम शेप कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि ये शेप एक रिजिड बॉडी है, ठीक है। हम क्या मान लें कि ये शेप कैसा है? रिजिड बॉडी है, क्योंकि रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट थोड़ा रियलिस्टिक है, ठीक है। तो चूंकि ये रिजिड बॉडी है, तो उस केस में अगर ये रियलिस्टिक लाइफ में हम लेके आते हैं तो रिजिड बॉडी में कॉमन एक्सेलरेशन होना पॉसिबल ही नहीं है। अगर कॉमन एक्सेलरेशन पॉसिबल नहीं है तो हम कैसे इसको यूज करेंगे? यानी इधर F=ma लगा के तो हम काम नहीं चला सकते, तो चलेगा ही। इसीलिए हम क्या किए, हम शॉर्टकट निकाले कि चलो इसका शेप भी कंसीडर कर लेते हैं, न्यूटन का इज्जत भी रख लेते हैं। शेप कंसीडर कर लिए और न्यूटन का कॉन्सेप्ट यूज किया कि उसका सारा मास मान लेते हैं, उसी शेप के कहीं ना कहीं पे कंसंट्रेटेड होगा। पर वो लोकेशन क्या होगा जिस लोकेशन पे सारा मास कंसंट्रेटेड होगा, उसी लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए सारा खेल होता है COM का। तो COM न्यूटन का रिस्पेक्ट में भी किया गया, मतलब COM न्यूटन का नहीं है, COM न्यूटन का नहीं है, किसी और का। किसी और का और उसको रिस्पेक्ट देने के लिए उसको नहीं। रिस्पेक्ट देने के लिए देखो मजबूरी तो है ना, जो तुमको एक सिखाया तुम उसमें तुम जोड़ करो घटा करो, एक को छोड़ के कैसे करोगे? कोई भी न्यूटन को हटा दो, न्यूटन को हटा दो, F=ma हटा दो, F ही हटा दो, अब लगाओ कोई क्या लगाते फॉर्मूला। फिजिक्स का ग्राउंड है न्यूटन। जितना भी साइंटिस्ट है वो अपलिफ्ट किया तो उसी ग्राउंड पे किया, ग्राउंड हटा दोगे कुछ नहीं। बाद में ही सबको सुधार किया तब ना, हैमिल्टन, लेग्रांजी, यूलर जो भी है वो सब आया। मेरे हिसाब से इसमें फीलिंग आया कि नहीं? अब हम सेंटर ऑफ मास जो निकालते हैं उसका लोकेशन निकालना बहुत जरूरी है, पोजीशन उसका निकालना। अगर पोजीशन नहीं आएगा तो भैया हम तो निकाल ही नहीं पाएंगे। क्या dx/dt निकाल पाएंगे? नहीं। तो कॉमन एक्सेलरेशन आएगा? खत्म। फिर ये तब तक था जब ये 1D पे चल रहा है, पर अगर रोटेशन होगा तब 2D पे। 2D में और दिक्कत है, 2D में दिक्कत क्या है? यहां तक समझ में आया?
2D में क्या दिक्कत है? देखो 2D में हम लोगों को लगता है कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ही एंगुलर एक्सीलरेशन है, ऑलमोस्ट ये कंफ्यूजन रहता है। तो ये अगर नहीं पता है तो ये कंफ्यूजन क्लियर करो, क्या सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो है एंगुलर एक्सीलरेशन है? तो क्या फर्क है? बाहर की तरफ और अंदर की तरफ। हाँ, यही बात है, अंदर बाहर ही करते हैं, बाहर अंदर। इसलिए बनाया सेंट्रीपिटल बाहर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल अंदर की तरफ। एक्सीलरेशन बोले। एंगुलर और सेंट्रीपिटल। देखो यार, हम इसको घुमाए, अंदर एक्सीलरेशन है कि नहीं? यहाँ पे इसमें एक्सीलरेशन है? नहीं है? इसमें अंदर है ना, सेंटर है एक्सीलरेशन। एक बॉडी जब घूमता है तो उसमें 3 एक्सीलरेशन होगा। सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल या एंगुलर? नहीं, तो सिर्फ एक एक्सीलरेशन होगा। ये जो घुमा है, ये ऊपर का सरफेस घुमा, यही है एंगुलर एक्सीलरेशन, जिसको हम बोलते हैं ट्विस्ट। और ये जो ट्विस्ट है, ये रिजल्टेंट है टेंजेंशियल। यानी देखो ये ट्विस्ट कैसे हुआ, देखो यहाँ, और ये रखे ऐसे किए, दिख रहा है? ऐसे किया, एक फोर्स ऊपर की तरफ गया होगा और एक फोर्स इसको उधर घुसा रहा है। इन दोनों का रिजल्टेंट है। तो टेंजेंशियल और रेडियल एक्सीलरेशन का रिजल्टेंट होता है ट्विस्ट, जिसको बोलते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या है? रेडियल एक्सीलरेशन, ये भी 1D है। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ओरिजिनल में एक्सीलरेशन है भी नहीं। ओरिजिनल में एक्सीलरेशन नहीं, इसका कहने का मतलब है कि वो रेडियली 1 डायमेंशन में अंदर की ओर लगने वाला एक्सीलरेशन है बस। मतलब और रियल। अच्छा, और एक, हाँ, एक चीज और देखो, अभी इसमें नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा और समझ में आएगा। में तो कैंसिल आउट हो जाता है। इस पॉइंट ऑफ मास पे आगे की तरफ यहाँ पे 2 एक्सीलरेशन लग रहा है फोर्स की वजह से, ठीक है? ठीक है। पर ये जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है तो इसका रियलिटी में, एकदम रियल लाइफ में जो एक्सीलरेशन इसके पास होता है वो होता है ट्विस्ट, या उसको हम कहते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन। पर इसको रोक के अगर घुमाना चाहोगे तो हम क्या बोले थे? इसको रोक के घुमाने के लिए 2 डायरेक्शन में तुमको फोर्स लगाना पड़ेगा, तब ना रिजल्टेंट कुछ होगा। कहने का मतलब हम ऐसे सीधा चले, हमको मोड़ना चाहते हैं, समझो, ऐसे हम सीधा चल रहे हैं, ठीक है? तो भी दो फोर्स है। हम सीधा चल रहे हैं, हमको मोड़ना चाह रहे हैं, तो पहला 2 फोर्स देना पड़ेगा। पहला एक इधर की ओर, और मोड़ के हम गिर ना जाए, उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए भी एक फोर्स। तो एक फोर्स लगा इसको ऐसे मोड़ने में, इधर की ओर लगा। एक फोर्स लगा कि मेरा आगे का जो हम जा रहे थे उसको रिड्यूस करे। जैसे वापस से देखो, हम चल रहे हैं, पहले हम अपना आगे का कंपोनेंट को स्लो किए, तो मेरा आगे का कंपोनेंट जो ऐसे था पलट के ऐसे हो रहा है, और इस डायरेक्शन का वेलोसिटी फिर नया कंपोनेंट इधर से निकल रहा है, यानी वो ऐसा है। हम अभी ऐसे से वेक्टर में समझो, अगर हम ऐसे चले तो ये वेक्टर फिर आगे चला, जैसे हम वेलोसिटी स्लो किया, अब ये वेक्टर रिवर्स हो गया, यानी वेलोसिटी स्लो हो गया। और जब हम टर्न करें तो यहाँ एक नया वेक्टर प्रोड्यूस हो रहा है। इसी 2 वेक्टर का रिजल्टेंट ये है जो हम टर्न किए, समझा? तो ये होता है ट्विस्ट, और ये एक्चुअल में एंगुलर एक्सीलरेशन। नहीं समझा? ठीक है? तो ये ट्विस्टिंग के लिए सारा खेल है, और ये ट्विस्ट के लिए जो हम फोर्स लगाते हैं उसको हम कहते हैं टॉर्क। ये है टॉर्क। टॉर्क ट्विस्ट प्रोड्यूस करता है, फोर्स एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करता है, है ना? ट्विस्ट प्रोड्यूस करने का मतलब हुआ कि टॉर्क एंगुलर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। अच्छा, अब एंगुलर एक्सीलरेशन कैसा फेनोमेना है? एंगुलर एक्सीलरेशन सरफेस पे फेनोमेना है, इस पे अपर लेयर पे। सेंटर पे क्या होगा टॉर्क से? या तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा, या तो रेडियल एक्सीलरेशन होगा, या टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा। पर सरफेस पे ट्विस्ट होता है, वैसे एंगुलर ही होगा, है ना? कितना परसेंट बचा? 120। समझ में आइए क्यों निकाल रहे हैं?
लिमिटेशन क्या है? जब इसका सवाल बनाएंगे तो क्लियरिटी आ जाएगा बस। ठीक है। 780।